इसरो का आदित्य L1 सूरज की ओर 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर रवाना है। 4 महीने बाद वो अपने मुकाम पर पहुंचेगा। अब तक 22 से ज्यादा मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए जा चुके हैं। पाई गई जानकारियां वैश्विक स्तर पर साझा होती हैं। ऐसे में देश को 380 करोड़ लगाकर नया मिशन भेजने की क्या जरूरत। ठीक है कि अपनी तरह का अनूठा मिशन है जो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स में से पॉइंट 1 पर पहुंचेगा, जहां आज तक कोई पहुंचा नहीं है। हम चीन ही नहीं, बहुतों से बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन इससे हासिल क्या होगा? आम जनता को इन अभियानों से क्या मिलेगा? बस गर्व का एहसास या और भी कुछ ठोस भी, या महज हवाई मिठाई सरीखी संभावनाएं, सूचनाएं? देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग बांटे गए सरकारी राशन अनाज पर जिंदा हैं, तब चांद, सूरज, शुक्र, मंगल तक पहुंचने पर यह खर्च क्यों? सवाल हमेशा ही सही होते हैं। हाँ, जवाब कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इस शंका और सवाल का जवाब और समाधान है सरल। आदित्य L1 क्यों भेजा गया, उसके भेजने में कौन सी चुनौतियां आई, और मुकाम तक पहुंचने के बाद क्या परेशानियां, कठिनाइयां आएंगी, वह क्या क्या करेगा, उससे देश समाज को क्या फायदा होगा, क्या सीधे लाभ मिलेगा, बताते हैं बहुत संक्षेप में। अब तक केवल नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने ही सूरज की स्टडी के लिए स्पेस मिशन भेजे थे। पिछले साल अक्टूबर में चीन ने भी अपने सोलर मिशन के तहत एक सोलर ऑब्जर्वेटरी क्वाफू 1 को अंतरिक्ष में भेज दिया। ऐसे में इंडिया ने भी सन की स्टडी करने के लिए अपना पहला स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी आदित्य L1 भेजा। ये कोई होड़ की बात नहीं है, लेकिन इससे स्पेस की फील्ड में क्षेत्रीय सर्वोच्चता, वैश्विक दबदबा बनेगा, और टेक्निकल प्रैक्टिकल कारणों से भी ये इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन में चुनौतियां बहुत हैं। अभी तक इसरो पृथ्वी की कक्षा से बाहर 4 बार गया है, लेकिन वो हर बार तकरीबन 4 लाख किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर तक ही गया है। अब 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको। आदित्य को उस लैग्रेंज 1 पॉइंट पर पहुंचाकर, जहां पृथ्वी और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम प्रभाव होता है, मतलब न नीचे से न ऊपर से, कहीं से खिंचाव नहीं, बहुत बैलेंस की स्थिति होती है। ऊर्जा की ऐसे में खपत भी कम होती है तो बहुत उत्तम और आदर्श स्थान, लेकिन स्थिर कक्षा में स्थापित करना, ऑर्बिट करना बड़ी चुनौती है। वहां से सूर्य पर लगातार 24 घंटे 7 दिन नजर रखना शुरू कर देने के बावजूद चुनौतियां और जटिलताएं बनी रहेंगी। इसरो का यह पहला सूर्य अभियान है, इसलिए अनुभव की कमी और आशंकाओं की अधिकता समझी जा सकती है। इतनी दूरी से कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना बड़ा कठिन काम है। कम्युनिकेशन टूटने का माने मिशन विफल। चंद्रयान 2 से आखिरी समय में संचार टूटने की कसक आज भी सालती है हमको। हालांकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी डीप स्पेस लोकेशन ट्रैकिंग में इसरो की मदद करेगी। भीषण ताप झेलते हुए आदित्य L1 सूर्य के हमें दिखने वाले हिस्से फोटोस्फीयर, इसके ठीक ऊपर के बाहरी वायुमंडलीय भाग यानी क्रोमोस्फीयर, तथा सूरज के कुछ हजार किलोमीटर दूर उसके कोरोना का खास स्टडी करेगा। वो इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी और सोलर विंड की भी स्टडी करेगा। सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना की जो मैन्युवरिंग है, जो गतिशीलता है, उसके बदलाव हैं, उसका तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूरज से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने से पहले और बाद की जो गतिविधियां हैं, उसके साथ साथ वह अंतरिक्षीय मौसम समेत सूर्य से पैदा रेडिएशन, सोलर फ्लेयर्स जैसे कई पहलुओं का अध्ययन करने के अलावा सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का उस स्तर का स्टडी करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि इन ऑब्जर्वेशन, स्टडी और डाटा एनालिसिस से आखिर ऐसा क्या पता चलेगा जिससे जनता को सीधा फायदा हो। देखिए, बहुत बड़ा फायदा है इसका। यह संसार को तबाही से बचा सकता है। सूर्य की सतह पर हजारों लाखों विस्फोट लगातार होते रहते हैं। वजह है जो वहां चार्ज प्लाज्मा है और भयंकर टेम्परेचर है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है, उसके चलते ये विस्फोट लगातार होते रहते हैं। इस विस्फोट से भयानक सोलर विंड पैदा होती है,
तूफान पैदा होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और बाहरी वायुमंडल के चलते ये सौर तूफान धरती तक नहीं पहुंचते, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है। धरती के वायुमंडल के बाहरी परत पर खतरा पैदा हुआ तो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे दुनिया भर के हजारों सैटेलाइट भयंकर गर्मी से फूंक जाएंगे या उनके सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद हमारा संचार तंत्र, सूचना तंत्र और मौसम की जानकारी लेना हो या इंटरनेट हो, मतलब सब कुछ, लगभग बैंकिंग के काम हो, सारा कुछ ठप हो जाएगा। अगर सूर्य की रोशनी जीवन पर न पड़े या कम हो जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, और अगर सूर्य का तापमान बेतहाशा बढ़ जाए और तो फिर इस पर काबू कर पाना हमारे हाथ में तो कतई नहीं होगा। इसलिए सूर्य की गतिविधियों पर निरंतर नजर बनाए रखने की जरूरत है। ऐसे में जब आदित्य L1 के साथ गए 7 उपकरण पहले से ही सूर्य के नजदीक काम करते रहेंगे तो हमें खतरनाक रेडिएशन, तापमान और तरंगों के बारे में समय रहते चेतावनी भेज सकेंगे। इनके ऑब्जर्वेशंस, सिग्नल्स, सूचनाओं के जरिए पहले से हम सचेत हो सकते हैं। 22 सोलर मिशन जो पहले जा चुके थे, आखिर उनसे मिली सूचनाओं से भी तो हमें सचेत होने में सुविधा मिलती। भारत को नए सिरे से एक सोलर मिशन भेजने की क्या जरूरत थी? जवाब ये कि हर मिशन का उद्देश्य अलग है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेज रही है या जर्मन एरोस्पेस भेज रहा है या चीन भेज रहा है, उन सब के उद्देश्य अलग अलग हैं। उस समय की हाईएस्ट टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट से संबंधित जरूरतों के हिसाब से उनका एम तय होता है और वो देश जो जानना चाहते हैं वो उसके साथ उस तरह की तकनीक को लागू करते हैं या रवाना करते हैं। हर दूसरा मिशन न तो हूबहू एक जैसा होता है, न पूरी तरह से अलग होता है। टेक्निकल डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो हर मिशन पिछले से बेहतर होता है और टेक्नोलॉजी को भी बेहतर करता जाता है। इस मिशन से भारत को नया अनुभव मिलेगा। फिर सक्षम भारत आने वाली आशंकाओं से सचेत होने के लिए किसी दूसरे देशों के मिशन पर निर्भर क्यों रहे? सच तो यह है कि आदित्य L1 महज एक शुरुआत है। सूर्य को समझने के लिए अभी ऐसे कई और मिशन भेजने होंगे। देखिए, भारत के आदित्य L1 की चीन की जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है उससे कोई तुलना करना बिल्कुल बेकार है। भले ही वो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह की स्टडी करते हुए 500 GB डाटा रोज भेज रहा हो, पर धरती से महज वो 720 मील की दूरी से ऐसा कर रहा है। सूरज के नजदीक नहीं है कहीं। अगस्त तक कुछ दिनों के दौरान कुछ मिनटों के लिए पृथ्वी की छाया से गुजरने के चलते सूरज इससे ओझल रहता है। तकरीबन 18 मिनट तक ये कई बार ओझल हो सकता है। आदित्य की निगाहों से सूरज कभी नहीं छिप सकता और वह सूरज के विस्तृत अध्ययन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया हुआ है। खर्चों से मिशन को तौलने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, उपकरणों से मिली सुविधा का लाभ तो खूब उठाना चाहते हैं, पर वो कैसे हासिल होती है इस बारे में अपनी जानकारी, ज्ञान का विस्तार करना नहीं चाहते। इस अभियान का मेन एम और जन सामान्य के फायदे की बात विशेषज्ञों को संक्षेप में, सरलता के साथ समझाना बहुत ज़रूरी है। जन सामान्य को ये भी समझाना ज़रूरी है कि अंतरिक्षीय अभियान अंतर्देशीय होड़ और वैज्ञानिक विलासता नहीं है। ये बहुत आवश्यक है देश और समाज के लिए। ये समझाना कठिन तो है, पर कोशिश होनी चाहिए। तो संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक बार अगली कड़ी में, अगले इशू में। देखते रहिए फ्यूचरो फैक्टो।